Hello guys, welcome back. This is another series of income tax. So today discuss the new topic related to the residency status. I have one question related to the non-resident person. X is a non-resident person and purchase goods in India and then export them UK. यानी कि वो इंडिया से गुड्स परचेज करता है, बाद में वो यूके को एक्सपोर्ट कर देता है एंड सेल दैम देयर, और बाद में एक्सपोर्ट करके वहीं सेल करता है। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हमने पता करना है। सबसे पहली बात है तो वो पहले से ही क्या है, नॉन रेजिडेंट का पर्सन है। अब जो नॉन रेजिडेंट का पर्सन है उसमें जो भी इनकम और साइन इंडिया अक्रू कर रहा है वो फुली एग्जम्प्टेड होगी, क्योंकि जो सेल कहाँ कर रहा है, इंडिया के बाहर कर रहा है। इनकम अर्न कहाँ हो रही है, इंडिया के बाहर अर्न हो रही है। तो ऑन दैट बेसिस यहाँ पे स्टेटमेंट ये बन सकती है कि मिस्टर एक्स हु इज नॉन रेजिडेंट इनकम अक्रू और साइड इंडिया इज फुली एग्जम्प्टेड, यानी कि और साइड इंडिया के बाहर जो भी इनकम होगी वो आपकी फुली एग्जम्प्टेड इनकम मानी जाएगी, फुली एग्जम्प्टेड इनकम होगी। अगर वो ही इनकम आपको भारत में राइज होती तो क्योंकि व्यक्ति को पहले ही नॉन रेजिडेंट घोषित कर दिया गया है कि एक्स इज ए नॉन रेजिडेंट, क्लियर है। तो ये आपकी इनकम जो है और साइड इंडिया की है, फुली एग्जम्प्टेड है, ये इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। बाई नॉट एन ऑर्डरली रेजिडेंट इंडिविजुअल, बाई जो है वो ऑर्डरली रेजिडेंट नहीं है एंड रिसीव डिविडेंड फ्रॉम कंपनी रजिस्टर और साइड इंडिया, उसको ऐसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है जो इंडिया के बाहर रजिस्टर है एंड ड्राइविंग टू एंटायर इनकम टू कंट्री है। डिविडेंड इज डिक्लेयर पेड आउटसाइड इंडिया, डिविडेंड डिक्लेयर भी कहाँ हुआ है, देश के बाहर, और पे भी कहाँ हुआ, देश के बाहर। तो बाई की लायबिलिटी हमने यहाँ पे डिसाइड करनी है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जो डिविडेंड भारत में रिसीव हुआ ही नहीं है, डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, इट्स मीन वो पर्सन नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। ये जो पर्सन है नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा, तो उसको जो भी इनकम मिल रही है वो फुली की फुली एग्जम्प्टेड होगी अंडर सेक्शन 51C के तहत, ठीक है। तो 51C के तहत ये इनकम एग्जम्प्टेड होगी। तो ये व्यक्ति की इनकम आपकी फुली एग्जम्प्टेड मानी गई है, क्योंकि इसका डिविडेंड भी देश के बाहर डिक्लेयर है, पेड भी देश के बाहर हो रहा है, और ये व्यक्ति ऑर्डनरी रेजिडेंट है ही नहीं, तो ये व्यक्ति एनआरआई है, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। थर्ड हम क्वेश्चन लेते हैं। डिस्कस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग आइटम रिसीट्स ऑफ केस रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट, यानी कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो रेजिडेंट की है और ऑर्डरली रेजिडेंट नहीं है। तो इस केसेस में क्या क्या कैटेगरी होगी इसकी। A sum equivalent of rupees 40,000 were earned from business in UK. UK से उसने 40,000 अर्न किए हैं, but the profit has been remitted to India. प्रॉफिट जो है वो इंडिया में आ रहा है। The assessee used to attend the business only when was in the UK. assessee जो था वो बिजनेस के लिए गया था। assessee सिर्फ इंडिया में तब आता था मीटिंग के पर्पज से ही। तो ऑन दैट टाइम उसका स्टेटमेंट क्या होगा। अटेंडिंग द बिजनेस इन यूके डज नॉट मीन बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया। अगर वो यूके में काम कर रहा है तो मीटिंग अटेंड करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया में उसका कंट्रोल है, सेटअप है। द पर्सन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट ओनली दैट इनकम अक्रू आउटसाइड इंडिया एंड टैक्सेबल विच इज रेंडर टू बिजनेस कंट्रोल सेटअप इन इंडिया। अब यहाँ पे सिर्फ अमाउंट टैक्सेबल वही होगा जो अमाउंट इंडिया में आ रहा है, जितना इंडिया में आएगा। अदरवाइज जो है वो अमाउंट, जो बाकी अमाउंट है वो उसका टैक्सेबल नहीं होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हम ये कह सकते हैं जो 40,000 है इज अ फुली एग्जम्प्टेड, यहाँ पे 40,000 फुली एग्जम्प्टेड, क्लियर है। रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 ड्यू टू न्यू फास्ट सर्विस स्टैंडर्ड सिंगापुर में उसको रेम्यूनरेशन दी जा रही है वहाँ की सर्विस के लिए, एंड उसका अमाउंट जो है अमाउंट भी सिंगापुर का है, उस सिंगापुर के अमाउंट में उसका अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। तो सैलरी अक्रूड एंड सर्विस वाज रेंडर्ड एट प्रेजेंट सर्विस वर रेंडर्ड इन सिंगापुर एंड रिसीव देयर, सर्विस भी सिंगापुर में है, अमाउंट भी वहीं दे रहा है वो व्यक्ति। तो वो उसका जो अमाउंट है फुली एग्जम्प्टेड इन केस ऑफ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट। ये व्यक्ति रेजिडेंट के केसेस में आएगा, नॉट ऑर्डरली में नहीं आएगा, नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट में नहीं आएगा एनओआर में। तो इसका जो अमाउंट है वो भी आपका फुली एग्जम्प्टेड रहेगा। अब नेक्स्ट वन हम स्टेटमेंट लेते हैं। द इनकम नीड टू अक्रू इन इंडिया, इनकम भारत में नीड है, भारत में कमाई की है, कितनी है 10,000 की इनकम। तो उसमें से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 105
और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके एग्जम्प्टेड होते हैं अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के तहत। तो इसके तहत जो एग्जम्पशंस होती है उसको हम लेस कर देंगे। 10,000 में से आपने 5,000 को लेस कर देना है, सिर्फ 5,000 ही तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है, कौन सी स्टेटमेंट बन रही है? पहली स्टेटमेंट, इनकम जो भारत में क्या है, अक्रू है, भारत में हमें रिसीव हो रही है, और चाहे वो इनकम भारत के बाहर की है चाहे भारत की हो, तो वो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होती है। सेकंड है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन केरला कंट्रोल फ्रॉम कनाडा। अब प्रॉफिट जो है वो हमें भारत में मिल रहा है, लेकिन कंट्रोल कनाडा क्या है, और इनकम भी कहाँ अर्न हो रही है? इंडिया में इनकम अर्न हो रही है। तो ऑन दैट सिचुएशन आपकी जो प्रॉफिट आपका इंडिया में अर्न हो रहा है, इनकम भी आपको इंडिया में रिसीव हो रही है, और तो इस केसेस में ये तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा। 5,000 5,000 एंड 5,000 ये भी तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट बोला है द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए व्हिच इज कंट्रोल्ड वेस्ट बंगाल। अब हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में है एंड जो टैक्सेबल अमाउंट है वो और साइड इंडिया में हो रहा है, टैक्स लग रहा है और साइड इंडिया में लग रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ दो केसेस में टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट के केसेस में और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केसेस में। तो 6,000 आपका रेजिडेंट और 6,000 आपका नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केसेस में टैक्सेबल होगा। अब इसको समझने की कोशिश करो। कंट्रोल सेटअप वेस्ट बंगाल में है, लेकिन प्रॉफिट अर्न और साइड इंडिया है और टैक्सेबल भी वहीं पे ही हो रहा है, तो इसलिए हम दोनों के केसेस में टैक्सेबल कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश कंट्रोल टू कराची एंड टैक्सेबल टू रेजिडेंट ओनली। अब इसमें कहा कि कराची में इसका और साइड इंडिया में कंट्रोल है। अब और साइड इंडिया में कंट्रोल है, सिर्फ एक ही केसेस में टैक्सेबल होगा, बाकी में इसका नील होगा। ठीक है, तो एनओआर और नॉन रेजिडेंट के केसेस में इसका नील है। डिविडेंड और साइड कंपनी की एलियन कंपनी है कोई, तो और साइड कंपनी का डिविडेंड भी आपका वन केसेस में ही टैक्सेबल होता है, बाकी केसेस में आपका नील रहेगा। एग्रीकल्चर इनकम थाईलैंड की है, ये भी आपके वन केसेस में ही आपकी टैक्सेबल होगी, बाकी की आपकी नील रहेगी। बाद में आप इसका टोटल कर लें। 5 5 10 16 4 20 22 26 28 28,000 आपका रेजिडेंट का टोटल रहेगा। उसमें से आपने 12,000 को लेस करना है, तो आपके पास 60,000 बच जाएगा, और उसमें से 6 को लेस किया तो यहाँ पे 10,000 बच जाएगा। तो ये अमाउंट आपका निकल के आएगा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट 27। इसमें कहा गया प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस दिल्ली। दिल्ली का प्रॉफिट है, दिल्ली में ही मिल रहा है, तो इन तीनों ही केसेस में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। यहाँ पे आपके पास तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट अमाउंट बोला है सैलरी रिसीव इन यूके फॉर सर्विस रेंडर इन इंडिया। सर्विस कहाँ दी जा रही है? इंडिया में, और सैलरी कहाँ रिसीव हो रही है? यूके में। तो देखिए आपके पास जो आपकी इनकम जो है ब्लू कहाँ हो रही है? इंडिया में है, चाहे वो इंडिया के बाहर पे की जा रही हो, ये मैटर नहीं करता है। तो आपके पास यहाँ पे 10,000 तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट वन है द प्रॉफिट फाउंड इन बिजनेस इन नेपाल एंड कंट्रोल फ्रॉम देयर रिसीव्ड इन इंडिया। अब जो कंट्रोल है वो इंडिया के बाहर है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो इंडिया में रिसीव हो रहा है। अब इसमें इसका जो इंफॉर्मेशन है वो किससे रिलेटेड होगी? वो ये होगी कि इनकम अक्रूड और साइड इंडिया में बी रिसीव्ड हियर। यहाँ पे जो सॉरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अब इनकम रिसीव्ड इन इंडिया में बी अक्रूड और साइड इंडिया या नो? तो यहाँ पे जो इनकम अक्रूड हो रही है वो और साइड इंडिया की है, लेकिन रिसीव इंडिया में हो रही है, तो ये भी आपके पास तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑन यूके बट रिसीव्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि आपको इनकम कहाँ अर्न हो रही है? इंडिया में अर्न हो रही है, चाहे वो इनकम आपको और साइड इंडिया के बाहर से क्यों ना मिली हो। तो ये 4,000 आपके तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा। मैं इसके बाद सीधा नीचे जाऊंगी, क्योंकि आपको यहाँ से कनेक्शन यहाँ क्रिएट करना है
यहाँ बोला इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल। अब नेपाल की हाउस प्रॉपर्टी, अब ये नहीं बोला है कि आपको इनकम नेपाल में रिसीव हो रही है, इंडिया में रिसीव हो रही है। तो और साइड इंडिया की इनकम यहाँ पे टैक्सेबल सिर्फ 5000 एक ही केसेस में होगा, बाकी में नील होगा। ऊपर हमने तीनों केसेस में टैक्सेबल क्यों किया हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को, क्योंकि वो इनकम कहाँ को आ रही है, इंडिया को आ रही है। कोई भी इनकम आपको इंडिया को आएगी तो वो आपकी तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट वन है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश्ड इन यूके बट कंट्रोल इन इंडिया एंड इनकम डिपॉजिट देयर। अब इसमें कहा गया है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट इनकम है अक्रूड और साइड इंडिया, रिसीव्ड और साइड इंडिया, आपकी इनकम रिसीव भी बाहर हो रही है, अक्रू भी बाहर हो रही है, लेकिन कंट्रोल कहाँ है, इंडिया में है। तो ये सिर्फ दोनों ही केसेस में टैक्सेबल होती है, बाकी में इसका अमाउंट जो है वो नील रहेगा। एक सॉरी दोनों केसेस में आपकी टैक्सेबल है, वन में नील है। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, ये तो आपको पता ही होगा, दे ऑलरेडी नील इन 3 केसेस, तीनों ही केसेस में नील होती है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। तो इसका हम टोटल निकाल लेते हैं। सो इसका टोटल रहेगा 95,000। इसमें से हमने 5000 को लेस करना है 90,000, इसमें से हमने 20,000 को लेस करना है 70,000। तो यहाँ पे जो है वो इतना टोटल आपका निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी इन फ्रांस। तो यहाँ पे जो फ्रांस के लॉस और साइड इंडिया का लॉस है तो सिर्फ रेजिडेंट के केसेस में माइनस होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव देयर डिपॉजिट टू बैंक देयर, तो ये भी और साइड इनकम है, तो इसमें रेजिडेंट के केसेस में ही टैक्सेबल होगी, बाकी में क्या जाएगा, नील नील जाएगा। नेक्स्ट है बिजनेस इनकम इन इंडिया, तो ये भी आपके पास तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगी। ये भी आपके तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगी। लॉस फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड और साइड इंडिया का लॉस है तो सिर्फ वन केसेस में ये आपके लेस होगा, बाकी में नील जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड कंट्रोल देयर, तो ये भी बाहर और साइड इंडिया का ही प्रोसेस है, प्रॉफिट भी वहां हो रहा है, कंट्रोल भी वहां है, तो ये सिर्फ रेजिडेंट के केसेस में टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंडियन कंपनी 10,000, तो इंडियन कंपनी का इंटरेस्ट है, इंडिया में मिल रहा है, तो आपके पास यहाँ पे तीनों ही केसेस में आपके पास टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड इन इंग्लैंड सर्विस रेंडर इन इंडिया, तो ये भी आपके पास तीनों ही केसेस में है, क्योंकि इंडिया इनकम रिसीव इंग्लैंड में हो रही है लेकिन सर्विस इंडिया में दी जा रही है, ठीक है, और प्रोफेशनल सेटअप भी इंडिया में है, तो आपके पास इंडिया से अक्रू होने वाली इनकम चाहे आप फॉरेन में दे रहे हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगी। तो इसमें से आपने इस अमाउंट को और इस अमाउंट को लेस कर देना है, बाकी को आपने प्लस करना है 5,12,000। इसमें आपका 5,02,000 बनेगा और इसमें भी 5,02,000 बनेगा। तो ये अमाउंट आपका NOR NR का है, बाकी आपका रेजिडेंट का अमाउंट है। तो आपने इसको नोट कर लेना है क्वेश्चंस को, और tomorrow I will check in my classroom. Thank you.